नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज समान विज्ञान का क्लास नंबर 9वां है, जो कि प्रश्नों के साथ व्याख्या को भी देखेंगे। ठीक है? चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, पादप उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पादप उत्तक जो होता है ना, वो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे एक होता है, पहला हम बात करें तो होता है विभाज्योतक उत्तक। ये नई कोशिकाओं से बने होते हैं। ये मुख्यतः जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। विभाज्योतक उत्तक जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नई कोशिकाओं से बने होते हैं, जो क्या जड़ तथा तने से शीर्ष भाग में पाया जाता है। दूसरा होता है स्थिर उत्तक। क्या होता है? स्थिर उत्तक। यह जाइलम तथा फ्लोएम से बने होते हैं। यह मुख्यतः संवहन मंडल व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? संवहन मंडल में पाया जाता है। इस तरह तीसरा है मुख्य उत्तक, जिसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। ये पौधों द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट को संचयन करने का कार्य करते हैं। यह क्या करते हैं? ये पौधे के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट को संचयन करने का कार्य करते हैं। कौन? मुख्य उत्तक आपका। चलिए यहाँ तक क्लियर। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है कि कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा। तो कवक के द्वारा जो है ना, वो आपका है रिंग वर्म। कौन सा रोग फैलता है? रिंग वर्म। जैसे कि देखिएगा कि इसी तरह हो जाता है ना, साइड से हाथ में कहीं भी तो रिंग वर्म उसको बोलते हैं। तो क्या कवक के द्वारा क्या कौन सा रोग फैलता है? रिंग वर्म। क्या होता है चलिए जानते हैं। रिंग वर्म एक कवक जनित रोग है जो मनुष्य की स्किन को प्रभावित करता है। जैसे डर्मेटोफाइटेसिस कहते हैं। यह कवक परजीवी संक्रमण की तरह केरोटिन को खाता है। क्या करता है? केरोटिन को खाता है, जो त्वचा, बाल तथा नाखून की बाहरी परत पर होता है। जो क्या होता है? जो त्वचा, बाल तथा नाखून की बाहरी परत पर होता है। ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि अस्पंज क्या है? अस्पंज, अस्पंज जो है ना, एक प्रकार का आपका क्या है? ये आपका एक जंतु है। क्या एक स्पंज क्या है? एक प्रकार का जंतु है। क्या होता है स्पंज? देखिए यहाँ पे स्पंज एक जलीय जीव है। ठीक है? जो संघ पोरिफेरा में पाया जाता है। स्पंज में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ऑस्टिया या सिरस्थ तथा गले वाले भाग को ऑस्कुलम कहते हैं। इनमें जल प्रवाह तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जल प्रवाह तंत्र पाया जाता है, जो सतत जल प्रवाह करते हैं, जिससे श्वसन, श्रवण और पोषण एवं प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? जिससे क्या श्वसन, श्रवण तथा पोषण एवं प्रजनन करते हैं। ठीक है? चलिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सवाल है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल आप पढ़े हैं? तो आहार नाल जो है ना, ये क्षुद्रांत सबसे लंबा भाग होता है। वर्ड क्षुद्रांत क्या है? क्षुद्रांत देखिए क्या है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्षुद्रांत होता है, जो पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। इसमें पचे भोजन का क्या होता है? अवशोषण तथा अनपचे भाग को पाचन दोनों होता है। या 6 से 7 मीटर लंबा होता है, जो कुंडलिन युक्त क्षुद्रांत स्थित है। इस तरह होता है। ठीक है? जो बड़ी आंत की चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच तथा लंबाई जो होता है 1.5 मीटर होता है। किसकी? बड़ी आंत की। ये तो क्षुद्रांत क्या बोलते हैं? छोटी आंत को बोलते हैं ना। ठीक है? कितना छोटी आंत। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे छोटी वहिकाएं जो कोशिकीय मोटी होती है, क्या कहलाती है? सवाल है कि सबसे छोटी वहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती है, वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है कोशिकाएं। क्या कहलाती है? कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है? चलिए इसके बारे में जानिए कि हृदय से रुधिर का प्रवाह रुधिरीय वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। पहला होता है धमनियां, जो वाहिनियों हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है। क्या करती है? जो धमनियां होती है ना, वे वाहिनियों हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ये क्या करती है?
पहुंचाने के काम करती है, ठीक है। इसी तरह सीरा की अगर हम बात करें, सीरा जो होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित कर वापस हृदय में लाती है। ये क्या करती है? धमनियां क्या करती है? विभिन्न भागों में वितरित करती है। इस तरह सीरा क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त एकत्रित कर लेती है, उसके बाद वापस हृदय में लाती है। इसी प्रकार रुधिर कोशिकाएं धमनियां सिरों पर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है और धमनियां पुनः विभाजित हो जाती है तथा सबसे छोटी वाहिकाएं बनती है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सिनेप्स में सूचना रूप में संवहित होती है। सिनेप्स में जो सूचना होता है उस किस रूप में संवहित होती है? तो सिनेप्स में जो है ना, इस रासायनिक रूप से संवहित होती है सूचना। किस प्रकार होती है? रासायनिक रूप से होती है। इसके बारे में जानिए कि सिनेप्स में सूचना रासायनिक रूप से संवहित होती है। एक्सान जो तंत्रिका तंत्र के साइटोन से निकली एक पतली तंत्रिका तंतु एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करती है। इस एक्सान का अंतिम सिरा जो महीन पतली पतली शाखाओं में बटा होता है और साइनेप्टिक नोबस कहलाता है। दूसरे डेंड्राइटस के इसी प्रकार के नोबस के साथ संबंध स्थापित कर अर्थात सिनेप्सिस के माध्यम से तंत्रिकीय सूचना रासायनिक रूप में निकटवर्ती न्यूरॉन को स्थानांतरित करती है। क्या करती है? न्यूरॉन को स्थानांतरित करती है, ठीक है। चलिए, किनकी पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है? बताइए, किनकी पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है? अभिभावक का, बलात्कारी का या चोर का? तो ये जो है ना, ये सभी के लिए प्रयुक्त की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। इसलिए लोग चोरी क्या करते हैं? ग्लव्स पहन के करता है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैविक सबूतों के डीएनए की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा किया जाता है और इस तकनीक की मदद से अभिभावक, बलात्कारी और चोरों की पहचान की जाती है। इसे डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसका विकास डॉक्टर एलिस जेफरेज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एलिस जेफरेज द्वारा 1984 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि पृथ्वी के परित घूर्णन करते हुए अंतरिक्षयान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? जैसे पृथ्वी के जब पारित होता है ना, तो घूर्णन करते हुए जब अंतरिक्षयान में भारहीनता का अनुभव होता है, ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा जो होता है ना, ऐसा होता है शून्य गुरुत्व के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? शून्य गुरुत्व के कारण ऐसा होता है, ठीक है। इसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर जाने पर घटता है और अंतरिक्ष में इसका मान लगभग नगण्य हो जाता है, तब ने सब उड़ते रहता है क्या? इसलिए अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से घट जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ ये सवाल देखिए कि वाटर लिफ्टिंग पंप से हम परिवर्तित करते हैं। जैसे वाटर लिफ्टिंग पंप देखे हैं, उसमें हम क्या परिवर्तित करते हैं वाटर लिफ्टिंग पंप से? तो वाटर लिफ्टिंग पंप से जो है ना, वो विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। वाटर लिफ्टिंग पंप से क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यानी कि जब वाटर लिफ्टिंग पंप में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वाटर पंप इसका उपयोग करते हुए जल को सतह की ओर धक्का लगाता है, देता है, अर्थात जब जल को ऊपर की दिशा में गति प्रदान करता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जब वाटर लिफ्टिंग पंप में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वाटर पंप इसका उपयोग करते हुए जल को सतह की ओर धक्का लगा देता है, अर्थात जल को ऊपर की दिशा में गति प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। जब मोटे कांच के गिलास में गर्म चटक जाता है, तो क्योंकि गिलास में पानी डाला जाता है तो गिलास क्या हो जाता है? जब जब मोटे गिलास में डाला जाता है ना गर्म पानी, तो गिलास में पानी डाला जाता है तो गिलास क्या होता है? तो गिलास जो है ना, वो गिलास हो जाता है कि जब उष्मा का कुचालक है, इसलिए भीतरी सतह का विस्तार होता है। ये गिलास क्या है? उष्मा का कुचालक है, इसलिए भीतरी सतह का विस्तार हो जाता है। इसके बारे में जानिए कि जब मोटे मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डालने पर गिलास की भीतरी सतह का विस्तार हो जाता है, जिससे गिलास टूट जाता है। जिससे गिलास क्या हो जाता है? गिलास टूट जाता है। शीशा है या दिल टूट जाता है। हाँ अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए। सवाल है कि
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्टी के अंदर, धातु शोधन जो भट्टी होता है ना, उसके अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो सबसे जो उपयुक्त है ना, वो है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर जो है वो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चलिए। पायरोमीटर के द्वारा भट्टी के अंदर उच्च तापमान को मापा जा सकता है। अब पायरोमीटर ऊष्मीय विकिरण के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। पायरोमीटर के क्या द्वारा, क्या भट्टी के अंदर उच्च तापमान को मापा जा सकता है, और पायरोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक अगला सवाल सुने होंगे, मृग मरीचिका, जैसे कि नहीं लगता है जैसे बलू वाला क्या बोलते उसको, रेगिस्तान। हाँ, रेगिस्तान में क्या होता है ना कि ये लगेगा आगे पानी है, लेकिन क्या होता है, रहता है क्या? नहीं रहता है। तो मृगमरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसको बोलते हैं। इसके बारे में जानिए कि मृग मरीचिका एक प्रकाश का प्रकाशीय दृष्टि भ्रम है, जिनमें इसमें क्या है, जिसमें जलाशय तथा दूरस्थ स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्या होता है? मृगमरीचिका एक प्रकाश का प्रकाशीय दृष्टि भ्रम, जिसमें जलाशय तथा दूरस्थ स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए। श्रव्य ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि कहलाती है। क्या? जो सुनने वाली जो ध्वनि तरंग दैर्ध्य से तरंग दैर्ध्य वाली जो ध्वनि ध्वनि तरंगे है, वो क्या कहलाते हैं? बताइए। उसको बोलते हैं ना, जो श्रव्य ध्वनि तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि को, पता है ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। अपश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होता है, देखिए। अपश्रव्य ध्वनि तरंगे की तरंग दैर्ध्य श्रव्य तरंगों से अधिक होती है। जैसे कि अपश्रव्य जो ध्वनि तरंग होता है ना, इस जो सुनने वाला श्रव्य तरंग से ये क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं। इसीलिए अपश्रव्य ध्वनि बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि होती है। क्या होती है? बहुत कम आवृत्ति की होती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, चलिए। सवाल है कि विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है? विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है? बताइए। विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है? एनोड, कैथोड, बर्तन या विद्युत अपघटन में? बताइए किसमें जमा होती है? तो ये होती है कैथोड में। किसमें होती है? विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में धातु कहाँ जमा होती है? कैथोड में जमा होती है। ठीक है। तो विद्युत शुद्धिकरण या धातु शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें अशुद्ध धातु एनोड तथा विशुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर जमा होता है। क्या होता है? कैथोड पर जमा होता है। अगला सवाल देखिए। सवाल है, किसी तत्व की तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल के बराबर होता है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो बराबर पता है, ये परमाणु भार होता है। क्या भार होता है? किसी तत्व के जो तुल्यांकी भार होता है संयोजकता के गुणनफल के, यह बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसके बारे में जानिए कि परमाणु भार किसी तत्व की तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। पोटेशियम की खोज किसने की? बताइए। पोटेशियम की खोज किसने किया? ये सवाल ये देखते याद है आपको कि नहीं? पोटेशियम की खोज जो है ना, ये किए थे आपका हम्फ्री डेवी ने। किसने किए थे? हम्फ्री डेवी के द्वारा पोटेशियम की खोज किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1807 में। ठीक है, जिससे में क्या था, हम्फ्री डेवी ने गलित कास्टिक पोटास के विद्युत अपघटन द्वारा पोटेशियम को प्राप्त किया। क्या किया? पोटेशियम को प्राप्त किया। ठीक है, चलिए। सवाल है कि निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है? किस अम्ल की वजह से जो है वो दूध जो है वो खट्टा हो जाता है? किसकी वजह से? तो वजह है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या हो जाता है? दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है।
ठीक है। लैक्टिक अम्ल दूध का मुख्य घटक होता है जो दूध के खट्टा होने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या? मुख्य भूमिका निभाता है। सवाल है कि फेन प्लावन विधि का प्रयोग निम्न में से किस धातु के धातुकर्म में किया जाता है? फेन प्लावन विधि का प्रयोग निम्न में से किस धातु के धातुकर्म में किया जाता है? फेन प्लावन विधि तो यह किया जाता है, पता है, ये किया जाता है सल्फाइड अयस्क में। किसमें किया जाता है? सल्फाइड अयस्क में जो है वो फेन प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्या है फेन प्लावन विधि? फेन प्लावन विधि जो है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की वह विधि है जिसमें गेलेना पीबीएस कॉपर पाइराइट जैसे अयस्कों को ताड़ के तेल तथा गैस के मिश्रण में डालते हैं। तेल व जल में बने हुए सल्फाइड अयस्क के निलंबन में जब वायु प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियां जो है वो नीचे बैठ जाती है। क्या होती है? अशुद्धियां जो है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, चलिए सवाल है कि 19वां नंबर सवाल बोल रहा है कि कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं। जैसे कृत्रिम जो सरफ वगैरह तैयार किया जाता है ना, वो किससे तैयार किया जाता है? कृत्रिम अपमार्जक। तो पता है ये जो है ना सरफ उरफ कृत्रिम तरीके से ये किया जाता है आपका उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से। किससे किया जाता है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से इसका किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर कार्य करने वाले अपमार्जक ऐसे पृष्ठीय संक्रियक उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण के सल्फोनेट से निर्मित विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो साबुन की तरह काम करते हैं और कठोर तथा मृदु जल दोनों में ही कपड़ों व बर्तनों की धुलाई सफाई करने में सक्षम होते हैं। जैसे सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम डे डोडीसाइब्लो बेंजीन, क्या लिखा हुआ है? डोडीसाइलो बेंजीन सल्फोनेट ब्रिज 351। देखिए नाम में इतना लंबा लिख दिया है कि मत पूछिए। सवाल है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक समापीकरण का सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है? बताइए, निम्न में से कौन सी रासायनिक समीकरण सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है? सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है तो ये जो है ना विखंडन के माध्यम से। किसके माध्यम से? विखंडन जो है रासायनिक समीकरणों को सबसे क्या हानिकारक किरणों को जन्म देती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी रासायनिक समीकरण है जो कि सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद असंतुलित तथा रेडियो एक्टिव होते हैं जबकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद सामान्यतः संतुलित होते हैं तथा रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते? रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो आज का सवाल यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास करिएगा और कोई भी चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।